हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को लेकर आपके स्कूल में भी डिस्कशंस बहुत कम होते हैं और जब ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो हमारे तोते उड़ जाते हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस सीरीज में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से करा दूं। आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है और टोटली बेस्ड होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए बात को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी कि मैंने आपके लिए वन शॉट वीडियो बनाए हैं, डिटेल वाले पीवाईक्यू बनाया है, एमसीक्यू बनाए, डेरिवेशंस बनाए, 30 मिनट वन शॉट बनाए और भी बहुत कुछ बनाया है। यहां पर मैंने इसमें एक ऑल वीडियो लाइब्रेरीज का नाम दिया है। इसमें एक चैप्टर के सामने मैंने प्ले या लिंक लगा दिए हैं। आप प्ले बटन को क्लिक करेंगे, ये वीडियो ओपन हो जाएगा। एग्जाम टाइम में ये ट्रेमेंडस आपको बेनिफिट देगा क्योंकि आपको खोजना नहीं पड़ेगा बेटा, एक ही जगह सब मिलेगा। जो आपकी जरूरत है उसको इस्तेमाल कर लीजिए और तुरंत अपना काम बना लीजिए। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आपकी सारी बातें बन जाएगी। अब आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए सारा कोर्स नहीं पढ़ सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। कोशिश भी करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पर चैप्टर 30 से 35 क्वेश्चन निकाल दिए हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पक्का एग्जामिनेशन में आएंगे। डिट्टो तो मैं नहीं कह सकता, पेपर तो नहीं आउट कराया है, लेकिन इसी तरह के आएंगे, ये पक्का है। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप लगा लेते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार है। तो हम लोगों ने 12th फिजिक्स है, 12th मैथ्स है, इसके साथ साथ हम लोगों ने एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग केस स्टडी भी इसमें अटैच कर दिया है। तो कोई बच्चा फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ लेना चाहता है, चारों अवेलेबल हैं तो ले सकता है। सिंगल सब्जेक्ट 399 प्लस 10% ऑफ के साथ है। और हम लोगों ने क्या किया है कि कई बच्चों को तीनों सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, 12th पीसीएम या 12th पीसीबी, तो उनको इकोनॉमिकल पड़े इसलिए 699 में बंडलिंग कर दी है। आप इसको ले सकते हैं, ये काफी है। एक बार इसको लगा देंगे तो कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। इतने कम समय में ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर डालिए और रिजल्ट को लेके भी काफी हद तक श्योर शॉर्ट हो जाइए। तो जो बच्चे ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं उनके लिए वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्टोर सेक्शन में चले जाएं, वहां पर बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा तो बाई कर लीजिए। अगर दिखता है आई एम इंटरेस्टेड का तो क्लिक कीजिएगा, आपको एक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप पर और मैसेज पर, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा और ये ओपन हो जाएगा, आपका कोर्स अनलॉक हो जाएगा। चलिए बात को शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसका मेन कॉज क्या है। तो भैया इसका मेन कॉज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज। जैसा देख रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर कहीं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अगला जानकारी या अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज केप्ट पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पैरेलल मैंने एक रॉड लग दी है, उसको मूव कर रहे हैं along the मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कंडक्टर के अंदर। तो भैया इस कंडक्टर के अंदर कुछ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि इससे जाने वाला जो फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो फ्लक्स अभी जा रहा है, जब ये रॉड यहां पहुंच जाएगी वही फ्लक्स इसमें जा रहा होगा। तो अगर फ्लक्स में चेंज ही नहीं है तो किस बात का इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है डज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ और करंट। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है या इंड्यूस्ड करंट बनती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है और अगर सर्किट क्लोज हो तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। यानी आंसर क्या हुआ, बनेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर उसको सर्किट क्लोज मिल गया तो इंड्यूस्ड करंट उसके अंदर फ्लो करना चालू कर देगी। अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फटाफट लेते हैं। यहां पर बोला गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको कई बार बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अप्लाइड ईएमएफ होता है, जो भी सेल से आप अप्लाई कर रहे हो, जहां से भी अप्लाई कर रहे हो, उसमें होने वाले चेंज का हमेशा ये विरोध करता है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमेशा अपोज करता है
एनी चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज, इसलिए इसका नाम हम लोग बैक ईएमएफ भी देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ रहे होंगे। अगली इंटरेस्टिंग, ये सब कई सवाल तो इसमें से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, ये तो आ चुका है बोर्ड में। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर, ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट B2A फ्लो हो रही है और ये डिक्रीज कर रही है करंट। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या कर रही है, करंट घट रही है। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ। तो पहले ना जो BA की तरफ इलेक्ट्रिक करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड यहां किस डायरेक्शन बनेगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, अंदर की तरफ। देख पा रहे हैं आप, कौन सा रूल लगाएंगे आप, जो आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं, राइट हैंड की तरफ अंगूठा कर दीजिए और मोड़िए पंजे को, जिस डायरेक्शन में पंजा मुड़ रहा है ये देखिए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, परपेंडिकुलर इनवर्स डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये करंट घट रही है तो फ्लक्स यहां पर घट रहा होगा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर बनेगी उसको क्या कोशिश करेगी कि ये फ्लक्स घटे नहीं, तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगी। और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, आप जानते हैं जो करंट रूल होता है कि जिस डायरेक्शन में लूप में करंट हो अंगूठा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो आप देखेंगे तो इसमें आपको करंट मिलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए इस तरह की अगर करंट इंड्यूस करंट इसमें फ्लो होना चालू हो जाएगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड को वो सपोर्ट करेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको और सपोर्ट करेगी कि ना घटे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे चीजें लगा दी हैं कि आप ठंडे दिमाग से लिखना चाहें कि सर मैं लिखूं कैसे। कई बच्चों को समझ में आ जाता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, इसलिए मैं आज समझाने का काम कर रहा हूं। लिखने के लिए मैं साथ में प्रेजेंटेशन अटैच कर रहा हूं कि आप ठंडे दिमाग से नोट करके लिख भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ एक लूप लटका हुआ है और नॉर्थ पोल को हम इसकी तरफ ला रहे हैं और पूछ रहा है कि इस लूप में किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। ये देखिए आंख मैंने बनाई है, ये आई है कि आप देख इधर से रहे हैं। अगर आप नॉर्थ को पास लाएंगे तो इधर से ही देखने में नॉर्थ डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल बनाएगा, क्योंकि अपोज करना है ना इसको। तो नॉर्थ जब पास आता है तो इसे नॉर्थ बनानी होती है। जब नॉर्थ बनाएगा तो किस डायरेक्शन में करंट हो गई भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर करंट हो गई। ये देखिए मेंशन भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, ध्यान रखें जिसे आप तुरंत पकड़ लें। तो यहां पर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात आप पकड़ पाए होंगे, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे ना आपके पेपर में एक सवाल ऐसा जरूर रहता है कि आप करंट की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ, तो वो थोड़ा सा रूल जो लगते हैं वो लगा देंगे तो आराम से निकाल पाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहां भी देखिए प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए, ये प्लेट ए प्लस है कि माइनस, और बी कैसा है, प्लस ए प्लस होगा तो बी माइनस, ए माइनस होगा तो बी प्लस इज मूव टुवर्ड्स इट। ये जो मैग्नेट है इसको आप देखिए एरो बना हुआ, ये आप आगे इसकी तरफ ले जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इसको जब आगे की तरफ ले जाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस लूप में नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की कोशिश करेगी। अगर नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बना के अपोजिशन करेगी और लूप का लिखिए किस तरह की पोलैरिटी बन जाएगी, ए प्लस हो जाएगा और बी माइनस हो जाएगा। तभी इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन, और अंदर इसके सोचे तो माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन बनेगा। तो ए की पोलैरिटी देखिए प्लस है और बी की पोलैरिटी माइनस है। इस बात को आप ध्यान रखें, यह भी सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं और इस पे ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा कर पाएंगे। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये है कि एक रॉड है जो इस तरफ मूव की जा रही है, ए और बी का जो पोलैरिटी है वो बताना है। या लिखा ना, एंड ए ऑफ द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है हो जाएगा और बी निगेटिवली चार्ज। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर है जी हां, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसमें आप लगा देंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लो जो कि मेरी तरफ मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में प्लेन की, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो अंगूठा किस डायरेक्शन में, नीचे। तो पॉजिटिव चार्ज किधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर इकट्ठा हो जाएगा और माइनस इधर हो जाएगा। तो पोलैरिटी ए की प्लस हो गई और बी की माइनस हो गई। इस तरीके से सवाल बन जाएगा
और क्या रूल लगाया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अंडरलाइन भी किया और पहले से हाईलाइट भी किया था, जैसे कम समय में ज्यादा बातें की जा सके आपसे। अगली बात करते हैं इसमें हम सर्किट को देखिए क्लोज कर रहे हैं। जब सर्किट आप क्लोज करेंगे और बगल में एक रिंग रखा है जो मूव कर सकता है, तो आपको बताना है इस रिंग पर क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द रिंग। ये सवाल आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, मैं आपको जल्दी के लिए समझा रहा हूं कि कैसे आप समझें। ये इंडक्टर लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, की को क्लोज कर रहे हैं, एरो बनाए ना, उस समय ये रिंग कैसा बिहेव करेगी, जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे इसमें करंट मूव करनी यानी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब करंट यहां पर बढ़ने लगेगी तो उसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्स बढ़ने लगेगा और ये क्या करने की कोशिश करेगा, उस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने के लिए। इसलिए ये जो लूप है ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये रिंग जो है मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, ये बात ध्यान रखिए जिससे कि ये सवाल आ जाए या आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगेन यहां पर देखिए करंट फ्लो हो रही है पी टू क्यू और यहां बोला है इसने स्टेडी करंट है। पी टू क्यू बहने वाली जो करंट है वो अगर 5 एंपियर की तो 5 एंपियर ही बनी हुई है, स्टेडी करंट है। आपको बताना है कि इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, कि इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये जो LMN के लिखा हुआ है। तो साहब इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो ही नहीं होगी क्योंकि इसमें कैसी करंट जा रही है बेटा, स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट जाने की वजह से इसमें कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स में चेंज ही नहीं है तो काहे की इंड्यूस्ड करंट, तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी बेटा, 0। देखिए कभी कभी जो है सवालों में झटका दे दिया जाता है, वो झटका था नहीं। कई बच्चे अपना निकाल के रूल और लिखाएंगे और बाद में निकलेंगे तो करेंगे अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। तो ये सिली मिस्टेक ना हो और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, वही हमारे और आपके लिए अच्छा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहां पे लिखा है कि एक लूप ट्रायंगुलर दिए गए हैं, किसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले बनेगा, ऐसा समझ लें आप। तो देखिए ये जो पहला वाला है ये अब इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने पर है, ये बाहर निकल जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में ही ट्रेवल करेगा अभी। तो जिसमें फ्लक्स में चेंज होगा उसी में भैया तो बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो ये जब बाहर निकलेगा यहां से, ऐसे समझिए गलत बन गया, इसको मैं इरेजर की कोशिश करता हूं बिगाड़ने की, देखिए बिगड़ेगा क्या, और पेन यूज करके मैं ऐसा बनाता हूं, इस तरह का मान लीजिए ट्रायंगल बनने लगा तो यहां फ्लक्स घटने लगेगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ये तो इसी के अंदर है तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है। तो आप समझ गए होंगे जो राइट साइड लिखा हुआ है, राइट साइड का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, पीछे वाले में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग। यहां पे बोला गया है कि ये जो करंट है और एक लूप है, यहां पर ये करंट बढ़ रही है, ये करंट इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, कुछ भी करे, खैर यहां पे इंक्रीज कर रही है, अभी करंट इंक्रीज कर रही है। इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ। तो साहब जानते हैं इसमें भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ नहीं होगी क्योंकि इंड्यूस्ड करंट ही 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस करंट की वजह से जो बी का डायरेक्शन होता है आप जानते हैं, राइट हैंड टाइट रूल लगा दीजिए, क्लोजिंग रूल, ग्रिप रूल, कि इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पैरेलल में है। देखिए जिस डायरेक्शन में ये लूप है उसी डायरेक्शन में बी है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्शन होने की वजह से इससे कितना, आप जानते हैं ना फ्लक्स का मामला, आप बी को वही लिख देता हूं, चलो बी ए कॉस थीटा। तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या हो गया लूप का, इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थीटा यहां पे 90 आ गया। आप देखिए एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं बी से, और इसका मतलब है कोई भी फ्लक्स इससे पास ही नहीं जा रहा है। जब फ्लक्स इससे पास ही नहीं हो रहा है तो काहे का चेंज इन फ्लक्स, जब फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, 0 फ्लक्स है, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड करंट इस लूप में कुछ भी नहीं होगी। उम्मीद है आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला लिखा है व्हाई इज स्पार्क प्रोड्यूस्ड। आप देखते होंगे जब स्विच ऑफ किया जाता है फैन का, जब पंखे का स्विच ऑफ करते हैं या कोई भी स्विच ऑफ करते हैं, कभी कभी ऑन भी करने में होता है, तो जब ऑफ करते हैं तो कभी कभी चिंगारी निकलती है बोर्ड से, हम लोग डर भी जाते हैं अरे कहीं आग ना लग जाए। वो चिंगारी क्यों निकलती है ये पूछ रहे हैं। तो वो इसलिए निकलती है कि जैसे ही आप सर्किट को सडनली ब्रेक कर देते हैं, भाई वो ऑन था पंखा, आपने ऑफ किया, तो वो सर्किट बहुत ही
झटके से वेरी सडन ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होता है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत पैदा होता है, क्योंकि टाइम बहुत कह दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आप जानते ही हैं डी बाई डी पे डिपेंड करता है, dt कम कर दिया बहुत ज्यादा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना पैदा होता है, इस वजह से जो गैप होता है प्लस और माइनस के बीच में स्विच में, वहां पे स्पार्क जनरेट हो जाता है। दैट इज द रीजन। इसका कारण क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात को आप समझ पाए होंगे। अगली चर्चा लेके बढ़ाते हैं कि जी की लैंप कनेक्टेड है एक इंडक्टर से। अब इसमें अगर आप स्विच को ऑफ करते हैं, देखिए एरो बना है, इसका मतलब है की को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या स्विच को ऑफ कर रहे हैं या की को ओपन कर रहे हैं, उस समय क्या होगा? बल्ब एक झटके में तेजी से जलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो झटके से क्यों जलता है? अगेन वही कारण है कि जब इसको ऑफ करते हो तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत तगड़ा पैदा हो जाता है ना, टाइम बहुत कम लगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको सप्लाई कर देता है, तो एक क्षण के लिए मोमेंट्री वो बहुत ग्लो करता है बल्ब, उसके बाद बंद हो जाता है। ये कहानी है। ये कहानी मैंने यहां पे लिखी है कि सर्किट जब ब्रेक होता है वेरी सडन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत तगड़ा क्रिएट होता है, जिससे बल्ब मोमेंटरली ब्राइटर ग्लो करता है, उसके बाद बंद हो जाता है। अगली बात देखते हैं कि ये सवाल बहुत पूछा जाता है आपसे कि ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर में सॉफ्ट आयरन आपने घुसेड़ दी है, तो इसके एल पे क्या फर्क पड़ेगा? एल मतलब इंडक्टेंस इसका, ठीक है। तो साहब जानते हैं इसका इंडक्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन है इसका म्यू आर परमिबिलिटी हाई होती है फ्री स्पेस से, जिसकी वजह से इस इंडक्टर के अंदर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्लक्स कितना हो जाएगा? म्यू आर टाइम्स। जब फ्लक्स बढ़ जाएगा तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। यही बात यहां लिखी है कि सॉफ्ट आयरन हैज ए लार्ज रिलेटिव परमेबिलिटी, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसकी प्रेजेंस से मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू आर टाइम्स बढ़ जाता है और इसी वजह से इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो एल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, म्यू आर टाइम्स कह लीजिए मोटे तौर पर, ऑल्सो इंक्रीज बाई द सेम रेशियो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सॉफ्ट आयरन कोर आप डालेंगे किसी इंडक्टर के अंदर, वो उसका इंडक्टेंस एल बढ़ जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है। अच्छा, यहां पे देखिए ये जो लिखा है इसका मैंने फोटो बनाया जिसे जल्दी से समझ पाए और क्लैरिटी से समझ पाए। ये एक इंडक्टर है, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर ऑलरेडी हम डाल रखे हैं। यहां पे करंट जा रही थी आई, अब इस आई को हमने घटाकर यहां देखिए I/2 कर दिया है, आधा कर दिया है। रेजिस्टेंस लगा रखा है सर्किट में, मैं दिखाना भूल गया, उससे रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, आई घट गई, आधी हो गई। अब बताइए इंडक्टेंस कितना घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इंडक्टेंस एल होता है वो आई पे डिपेंड ही नहीं करता, तो एल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बच्चा लिख दे कि आधा हो जाएगा कि दुगना हो जाएगा, तो आप ये ध्यान रखना कि एल पर करंट कम हो या ज्यादा हो, एल पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, अच्छा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज बहुत अच्छी है सर, पूरा वीडियो बना के दे दीजिए सेमीकंडक्टर तक, मुझे बताइएगा जरूर। खैर आगे की बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ये आपसे बातें करते वक्त, ये बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मजेदार रहते हैं। यहां लिखा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ as a function of rate of change of current flowing through an ideal inductor। तो आइडियल इंडक्टर के अंदर ये फॉर्मूला लगता है बैक ईएमएफ का। तो ये पूछ रहा है ये E और di/dt में ग्राफ बना दो, तो इसको हम कंपेयर कर देते हैं। देखिए ये y हो गया, इसको पूरा x ले लो भाई, इसमें जिसमें ग्राफ बनाना है एक तरफ हम y बनाते हैं एक तरफ x, ये हम बनाना जानते हैं, तो इसको पूरा x ले लिया। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ गई ना, y = mx। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसे लिखा हो तो ये y इंटरसेप्ट होता है, और अगर ये c हो ही ना तो इसका मतलब होता है कि ओरिजिन से जा रही है। इतना तो आपको पता होगा, छोटी मोटी बातें हैं। तो ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है और इसका स्लोप देखिए -l है, निगेटिव है। अब इसका ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि ओरिजिन से जा रही है और स्लोप निगेटिव होने का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो कभी आ जाए E और di/dt में ग्राफ बनाने को, तो ये भी जानकारी आपको शानदार तरीके से मिल गई है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये इसमें बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, ये जो भी बच्चे पढ़ाई किए होंगे, आप देखते हैं कि अगर इस रॉड मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, इस रॉड को अगर हम घुमा दें ऐसे ओमेगा से, इसकी लेंथ L है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है हाफ BL² ओमेगा बनता है इस A और B पॉइंट के बीच में।
ये आप जानते हैं। अब यहां पर क्या पूछा है कि ये जो रॉड है सेंटर से घुमा दी गई है, ये देखिए पी क्यू ऐसे घुमा दिया गया है, इस पी और क्यू के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पूछा गया। देखिए फर्क है मामला यहां से यहां, मैंने इसलिए बताया कनेक्ट कर सके जिससे। और आप ध्यान रखिएगा कि पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया है तो ये दिख नहीं रहा है, ये देखिए जीरो तो दिख ही रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस पी क्यू के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओ और क्यू में, और ओ और पी में भी होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल होगा। ये देखिए इंटीग्रेशन करके दिखाया है, ये एक अलग की बात है, लेकिन इतना मोटे तौर पे आप पकड़ के रखें, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन वैसे रहता है कि पी और क्यू पर, पी और क्यू का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं वी पी क्यू लिख दूं अगर, तो ये बराबर जीरो हो जाएगा। ये बात आप पकड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ने कई चीज नई चीज आपको सिखाई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिएगा अरविंद एकेडमी चैनल को हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए, फिजिक्स आसान भाषा में सीखने के लिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कई लिंक हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उसका यूज कीजिए, एग्जामिनेशन में जबरदस्त मदद आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय।